हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास सिक्स्थ सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज के चैप्टर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोब क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, और इन सब का रियल लाइफ में यूज़ क्या है, या फिर आप यूं कहिए कि हम लोग इसे पढ़ें क्यों, वाई स्टडी। तो हम लोग ये सभी कुछ आज समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि दिखाना। तो हम किस तरीके से अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से उसे अपने बुक्स में, नोटबुक में, क्लासरूम में, या अपने जो भी स्टडी होती है, रिसर्च होता है, तो उसमें उसको अर्थ को किस तरीके से दिखाते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ को मेनली दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है मैप और दूसरा है ग्लोब। अब जो ये मैप है ये एक्चुअली 2D फॉर्मेट है, यानी कि फ्लैट पेपर या फ्लैट सरफेस पर इसको दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2D फॉर्मेट। और दूसरा क्या है, अब इसमें क्या होता है, जो ये ग्लोब है, जो ये फ्लैट मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि वो जैसे पेपर के रूप में दिखेगा। ठीक है, जैसे लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, तो अब 2D, 2 डायमेंशनल हो गए, तो 2D फॉर्मेट। अब इसके बाद जो ग्लोब होता है वो किस तरह का फॉर्मेट है, वो 3D फॉर्मेट है। 3D यानी कि एक स्फेयर के रूप में, एक बॉल के रूप में आपको यहां पर जो अर्थ है उसको दिखाया जाता है। तो ग्लोब इज अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ एंड मैप इज अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो इसीलिए हम लोग इसको मैप बोलते हैं। अब जैसे हम लोग देख सकते हैं ग्लोब, तो ग्लोब हमसे क्या मतलब है, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, या फिर 3D मॉडल ऑफ अर्थ, या फिर ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। ट्रू रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि जिस तरीके से अर्थ स्फेरिकल शेप में है या लगभग स्फेरिकल शेप में है, तो हम लोग काफी हद तक वैसा ही अर्थ को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू रिप्रेजेंटेशन, या 3D मॉडल ऑफ अर्थ, या 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। अब अगर यहां ध्यान से देखें तो ये जो नॉर्मल ये हो सकता था, या नॉर्मल सिचुएशन क्या हो सकती थी कि हम एक स्फेयर को लेते, इसके बीच में से एक रॉड को पास करते ताकि ये फिक्स हो जाए, और फिर इसको एक जगह पर फिक्स कर देते। लेकिन ये करने के बजाय हमने देखा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो रॉड है हमारे हल्का सा झुका हुआ है। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि वास्तव में अर्थ का जो एक्सिस है, एक्सिस यानी कि एक इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ के सेंटर से गुजरती है। अब ध्यान दीजिए कि जो अर्थ का मॉडल है या जो ग्लोब है, उसके बीच में से एक रियल लाइन या एक रियल रॉड गुजारी जाती है। ठीक है, जिसे कि हम लोग नीडल बोल सकते हैं, नीडल या रॉड बोल सकते हैं, और ये दिखाता है अर्थ की एक्सिस को। अब अर्थ की जो एक्सिस है रियल में, वो थोड़ी सी कितनी है, वो क्या है, वो इंक्लाइंड है। वो क्या है, इंक्लाइंड यानी कि ऑब्लिक, यानी कि झुकी हुई है। तो उसी तरीके से जो अर्थ का जो मॉडल है, जो ग्लोब है, उसमें जो एक्सिस बनाया जाता है, जो कि नीडल से बनाते हैं या किसी रॉड से पतली बना देते हैं, तो उसको हल्का सा इंक्लाइंड रखा जाता है। तो यानी कि अर्थ की एक्सिस कैसी है, वो इंक्लाइंड है। तो यहां हमने दो बातें देखी। पहली बात क्या है, ग्लोब के बारे में जाना। ग्लोब इज अ 3D मॉडल ऑफ अर्थ, ग्लोब इज अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, ग्लोब इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, and there is an imaginary line around which the earth rotates। ये जो लाइन है इसके चारों ओर अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, तो घूमती है इसके चारों ओर। तो इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस, अर्थ का एक्सिस। और अर्थ की एक्सिस कैसी है, वो इंक्लाइंड है या ऑब्लिक है, यानी कि झुकी हुई है। ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं है। अब ये जो अर्थ की जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है, वैसी क्यों है या उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, इससे हम लोग आगे के वीडियोस में, आगे के स्लाइड्स में समझेंगे।
मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। तो आइए हम लोग अभी अर्थ के डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स को समझते हैं। तो अर्थ के दो टाइप ऑफ मूवमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो है रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। तो आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पिक्चर में आप एक पिक्चर यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, और पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक है जिसमें कि बहुत से साइक्लिस्ट उसको चक्कर लगा रहे हैं, उस ट्रैक का अपना सर्कल पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो दो तरह की मूवमेंट्स हो रही हैं। पहली, तो जो ये साइक्लिस्ट हैं जो सर्कल पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक मूवमेंट हो रही है, ठीक है। दूसरी टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है? दूसरी टाइप ऑफ मूवमेंट यहां पर जो व्हील्स हैं, जो साइकिल के व्हील्स हैं, वो कर रहे हैं। अगर हम साइकिल को यहां से ड्रॉ करें, और अगर साइकिल इस ओर मूव कर रही है, तो इसके आगे के पहिए इस तरह से मूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट है उनका। तो यहां पर दो तरीके के मूवमेंट हो गए। एक जो कि साइकिलिस्ट खुद मूव कर रहे हैं, दूसरा वो जिस साइकिल पर बैठे हुए उनके जो व्हील्स मूव कर रहे हैं। तो यहां इसी को हम लोग बोलते हैं दो तरह के मूवमेंट, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। तो जो साइकिलिस्ट जो सर्कल पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहलाता है रिवोल्यूशन। और रोटेशन यानी कि जो साइकिल का एक पहिया अपना चक्कर लगा रहा है, ठीक है, अपने जो एक एक्सल पे घूम रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन। तो अर्थ के भी दो तरह के मूवमेंट है। रिवोल्यूशन यानी कि अर्थ जो है, अगर सन को सेंटर में रखें, तो अर्थ जो सन का चक्कर लगा रही है, सोलर सिस्टम में घूम रही है अपने ऑर्बिट में, इस चीज को बोलते हैं हम लोग रिवोल्यूशन। और अर्थ अपने ही जगह पर अपने एक्सिस के चारों ओर घूम रही है, अपने एक्सिस से रोटेट हो रही है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। तो यहां दो तरह के मूवमेंट है, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। तो अर्थ दो तरह का मूवमेंट दिखाती है। दोनों ही तरह के मूवमेंट्स के अलग अलग इफेक्ट होते हैं। तो आइए हम लोग अर्थ की एक्सिस के बारे में समझते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ पासेस थ्रू टू एक्सट्रीम पॉइंट। तो जो अर्थ का एक्सिस है, हमने देखा कि वो एक इमेजिनरी रॉड हो सकता है या इमेजिनरी लाइन है, जो कि अर्थ के दो एक्सट्रीम पॉइंट से होकर गुजरती है। तो जहां पर ये एक्सट्रीम पॉइंट अर्थ के सरफेस को टच करते हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं पोल्स। यहां पर भी पोल है और इधर भी पोल है। और जो पोल नॉर्थ के साइड में, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो पोल साउथ के साइड में है, उसे हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। डायग्राम देख के आप ये बात बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि दोनों पोल्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो इन एक्सट्रीम पॉइंट्स का नाम है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और जो एक्सिस है वो यहाँ अर्थ के सेंटर से, बीच में से होकर गुजर रही है, और अर्थ इसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रहा है। इफेक्ट ऑफ इंक्लिनेशन। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इफेक्ट ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन यानी कि जो झुकाव है अर्थ की एक्सिस का, जो अर्थ की एक्सिस ऐसे स्ट्रेट होती, लेकिन वो ऐसे ना होकर बल्कि वो झुकी हुई है। तो इस झुके हुए होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है अर्थ के ऊपर, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये नॉर्मल पोजीशन, ये नॉर्मल है, यानी कि अगर अर्थ की एक्सिस झुकी हुई नहीं रहती, तो ये जो एक्सिस है वो ऐसे ही पास करती। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बल्कि अर्थ की एक्सिस इंक्लाइंड है, तो उसकी जो रियल पोजीशन है वो कुछ ऐसी है। तो यहां पर एक एंगल बनता है जिसे कि हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्रीज। इसे हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्रीज का एंगल है ये, अगर इस एंगल को मेजर किया जाए। तो इस इंक्लिनेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है? इस इंक्लिनेशन का इफेक्ट ये पड़ता है कि अगर आप देखें यहां पर, अगर ये इंक्लिनेशन नहीं होता, यानी कि ये लाइन ऐसी होती, तो सन के सामने जो डे और नाइट है वो बिल्कुल आधे आधे होते, बराबर होते। डे की लंबाई हमेशा 12 घंटे की होती और नाइट की लंबाई हमेशा 12 घंटे की होती। टोटल हो गया 24 आवर्स। लेकिन इंक्लाइंड होने की वजह से कहानी में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। अब आप देखिए, ये पोल तो यहां पर है हमारे नॉर्थ पोल, और ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो आप देखिए नॉर्थ पोल पूरी तरीके से, यहां पर डे है, वहां पर हाफ नहीं है। और उसी तरीके से साउथ पोल भी बिल्कुल नाइट है, वहां पर हाफ नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, ये एंगल जो है, आप ये एंगल कह सकते हैं 66.5 डिग्रीज नॉर्थ है। और यहां पर देखिए जो इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है, इसे हम लोग बोल सकते हैं 66.5 डिग्रीज साउथ है। अगर मेजर करें तो इतना ही आता है ये। तो यहां पर देखिए ये जो एरिया है, ये पूरा यहां पर हमें, ये यहां पर डे है,
और यहाँ पर पूरा एरिया में क्या है, नाइट है। तो इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि अर्थ के ऊपर डे और नाइट बराबर नहीं होते। अगर आपने महसूस किया हो कि विंटर सीजन में नाइट्स जो है लंबी हो जाती है, जैसे नॉर्मली उसे 12 की होनी चाहिए तो शायद वो बढ़कर 13 आवर्स की हो जाए, और उसी तरीके से जो डे है विंटर में वो कम हो जाता है, यानी अगर नॉर्मली 12 होना चाहिए तो वो घटकर 11 हो जाएगा। सम अभी भी दोनों का कितना आएगा, 24। लेकिन डे और नाइट बराबर नहीं होंगे, कभी वो 11 और 13 हो जाएंगे तो कभी 13 और 11। समर में क्या होगा, डे लंबा हो जाएगा और नाइट छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट क्यों होता है, ये इफेक्ट होता है अर्थ की इंक्लिनेशन के कारण, क्योंकि अर्थ की एक्सिस झुकी हुई है, और इसी कारण से इसके और भी बहुत सारे प्रभाव होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अर्थ के इंक्लिनेशन के सारे प्रभावों को बिल्कुल डीप में स्टडी किया जाए, डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए अब हम लोग लैटिट्यूड्स के बारे में जानते हैं। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? All the parallel circles from the equator to the poles are known as latitude। तो सारे पैरेलल सर्कल्स जो है इक्वेटर से लेकर पोल तक, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो यहाँ दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वर्ड्स, एक तो है पैरेलल और दूसरा है सर्कल। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, सर्कल तो आप सभी समझते हैं, सर्कल एक मतलब गोल वृत्त, ठीक है, इसे सर्कल कहते हैं। और पैरेलल क्या है, पैरेलल मतलब दो लाइंस पैरेलल कही जाती हैं जब वो कभी भी एक दूसरे को टच ना करें या एक दूसरे को क्रॉस ना करें, चाहे हम उनको कितना भी आगे बढ़ा लें। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं ये दो लाइनें हैं, ये एक दूसरे को टच भी नहीं कर रही हैं और क्रॉस भी नहीं कर रही हैं, तो क्या ये पैरेलल है? नहीं। क्यों? अगर हम इनको यहां पर आगे बढ़ाएं और इसको भी आगे बढ़ाएं तो आगे जाकर कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है, तो ये दो लाइंस एक दूसरे की पैरेलल नहीं है। लेकिन यहां पर ये देखिए, जैसे रेल की पटरियां होती हैं, वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती, चाहे वो कितना भी आपको इमेजिन दूर से देख के लग रहा हो कि वो टच कर रही है, लेकिन जब जितना भी आप आगे बढ़ते जाइए आपको पता चलेगा कि वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, और अगर क्रॉस करेंगी तो इसका मतलब वो पैरेलल वहां पर नहीं है। तो पैरेलल का मतलब हो गया कि ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, टच नहीं करती हैं। तो पैरेलल सर्कल का क्या मतलब हुआ, यानी कि सर्कल जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब जैसे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पोल पर एक बहुत छोटा सा सर्कल बना हुआ है, और जैसे हम लोग पोल से दूर होंगे एक थोड़ा बड़ा सर्कल है, फिर हम और दूर होंगे तो सर्कल का साइज बड़ा होता जा रहा है, धीरे धीरे ये साइज देखिए और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम यहां से पोल से दूर होते जा रहे हैं, इस सर्कल जो है इनका साइज बड़ा होता जा रहा है, और ये सारी सर्कल्स पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, तो इसीलिए यहां पर ये क्या कहलाती हैं, पैरेलल सर्कल्स। और यहाँ पोल पर सबसे छोटा है, और फिर जैसे जैसे हम लोग पोल से दूर होते जा रहे हैं ये बड़ा होता जा रहा है। अच्छा, आप देखिए इनके साथ एक नंबरिंग भी की गई, जैसे यहाँ 75 डिग्रीज है, यहाँ पे 60 डिग्रीज है, 45 डिग्रीज। अब ये नंबरिंग क्या है इसको हम लोग आगे के स्लाइड्स में समझेंगे। हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम नंबरिंग इसकी गई है वो 90 डिग्री तक गई है, और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री। 0 डिग्री से ये स्टार्ट होकर के आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होकर ये पैरेलल आगे ये 0 डिग्री से स्टार्ट होकर फिर ये 90 डिग्री तक बढ़ता जा रहा है। अब ये जो डिग्रीज है, नंबर्स हैं, ये कैसे डाले गए हैं इसे हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल सर्कल्स हैं। अगर हम इनको एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करें तो ये हमको एक लाइन के रूप में दिखाई देंगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और ये सबसे बीच में सबसे बड़ी लाइन दिखाई देगी। तो अगर हम इनका नंबरिंग करें तो फिर से ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जाएंगे। अब इनकी नंबरिंग 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कैसे हुई है, आइए इसको समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग द लैटिट्यूड्स। द लैटिट्यूड्स टेल अस अबाउट द एंगल बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड अ गिवन लोकेशन। तो किसी भी गिवन लोकेशन और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच में जो एंगल होता है वही उसका लैटिट्यूड बन जाता है। जैसे अगर हम देखें कि पॉइंट ए की बात करें, तो पॉइंट ए से अगर हम एंगल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो और अगर हम उसको सेंटर से उसका एंगल कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है 40 डिग्री। तो इसका मतलब पॉइंट ए का जो लैटिट्यूड हो गया वो 40 डिग्री हो गया। अब ये जो बीच की लाइन है जिसे कि हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं, या जिसे हमने 0 डिग्री भी कह रखा है, तो इसके नॉर्थ में जो पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर।
और साउथ में जो पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। तो जो नॉर्थ के पार्ट होंगे उसे हम लोग नॉर्थ से डोनेट करेंगे और जो साउथ के होंगे साउथ से। तो अब इसका डिग्री हो गया 40 डिग्रीज नॉर्थ। अब ऐसे ही बहुत से ऐसे लोकेशंस यहां पर होंगे जिनका 40 डिग्री नॉर्थ ही आ रहा होगा। तो इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर के जो लाइन बनेगी वो लाइन कहलाएगी 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ऐसे ही अगर कोई 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा कोई लोकेशन, और ऐसी सारी लोकेशन जिनकी 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आएगी, इन सब से गुजरने वाली लाइन कहलाएगी 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब अगर यही 30 डिग्री साउथ में होगा तो उसे हम लोग कहेंगे 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो इस तरीके से लैटिट्यूड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम पोल की बात करें तो पोल जो है सेंटर से 90 डिग्री बना रहे हैं, इसीलिए इसका वैल्यू हो गया 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और यहां पर हो गया 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और अगर हम खुद इक्वेटर की बात करें तो ये इक्वेटर से 0 डिग्री बना रहा है, इसीलिए इक्वेटर की वैल्यू हो जाती है 0 डिग्री। अब चूंकि इक्वेटर बिल्कुल बीच में है तो ना नॉर्थ है ना साउथ है, इसीलिए उसके साथ नॉर्थ या साउथ नहीं लगाते, केवल 0 डिग्री लिख देते हैं। तो इस तरीके से किसी भी जगह की लैटिट्यूड का पता लगाया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है। इस डायग्राम में हम लोग लैटिट्यूड को और अच्छे से समझ सकते हैं। आप यहां पर देखिए ये सेंटर ऑफ अर्थ है, यहां से देखिए ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो पूरा सर्कल है ये क्या कहलाएगा 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। आप इस सर्कल को यहां भी देख सकते हैं ऐसे, ये सर्कल, ठीक है। ये यहां देखने में आपको लाइन लग रहा है लेकिन एक्चुअली है ये सर्कल। फ्रंट व्यू में ये हॉरिजॉन्टल लाइन की जैसा लगता है लेकिन है ये सर्कल। तो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ऐसे अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो ये आपको ऐसे ये यहाँ पे 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की लाइन सही है, सर्कल है ये, और ये 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का सर्कल है, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी तरीके से यहाँ पे साउथ का होगा। जो पोल होता है वो क्या होता है 90 डिग्रीज का सर्कल कहा जाता है, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यहां पर इसको आप देख सकते हैं। अब जो ये इक्वेटर होता है, इक्वेटर अर्थ यानी जो बीच वाली लाइन है, तो इक्वेटर आप समझिए कि सबसे बड़ा लैटिट्यूड है क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्कल है इक्वेटर। तो इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड, ठीक है। तो इक्वेटर अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देता है। जो नॉर्थ साइड है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और जो साउथ में उसे हम लोग बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब होता है आधा स्फेयर, ठीक है। तो ये आधा स्फेयर ऊपर गया, आधा स्फेयर नीचे आ गया। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड तो है वो है इक्वेटर, जो कि लार्जेस्ट लैटिट्यूड है। इक्वेटर जो है अर्थ को बीच, बिल्कुल अर्थ के सेंटर में से गुजर रहा है, बीच में से, और ये अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। एक है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दूसरा है सदर्न हेमिस्फेयर। इसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी की वैल्यू है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, ठीक है। तो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, नॉर्थ ये हो गया और दूसरा साउथ, तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाम याद रखिएगा, कर्क रेखा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो दूसरा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि ठीक अपोजिट है 23.5 डिग्रीज साउथ, तो ये हो गया मकर रेखा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आर्कटिक सर्कल। इसे आप देखिए, ये है आर्कटिक सर्कल, ठीक है, 66.5 डिग्रीज, या नहीं सॉरी, ये है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्रीज नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, ये हो गया, तो ये हो गया एंटार्क्टिक सर्कल। इसके अलावा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। अब इनका वैल्यू 23.5 डिग्रीज नॉर्थ ही क्यों लिया गया, ये सवाल जरूर आपके मन में आ रहा होगा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों इंपॉर्टेंट है और इस वैल्यू को इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है, एक खास नाम क्यों दे दिया गया है। ये ऐसे सवाल आपके मन में जरूर आ रहे होंगे और इनका समाधान भी आपको दिया जाएगा आगे के स्लाइड्स में, तो आप जरूर, और अगर फिर भी आपको समाधान नहीं होता है तो आप कमेंट कर कर पूछिए, मैं इसके ऊपर ही एक स्पेशल स्लाइड्स बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए बना दूंगा। इक्वेटर, तो आइए हम लोग अब इक्वेटर के बारे में जानते हैं। इक्वेटर को हमने पहले ही देख रखा है कि इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड, लार्जेस्ट
लैटिट्यूड, यानी इक्वेटर जो है अर्थ पर लार्जेस्ट लैटिट्यूड है। और अगर हम लोग इसकी डिग्री बताएं तो डिग्री क्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको 0 डिग्री। तो इसे हम लोग ना नॉर्थ लिखते हैं ना साउथ लिखते हैं। और ये अर्थ को बिल्कुल 2 हाफ में डिवाइड करता है, जिससे कि हम लोग अपर हाफ को या नॉर्दर्न हाफ को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हाफ को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑल्सो हम लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड भी कह सकते हैं, इसे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड भी कह सकते हैं। इक्वेटर की एक और बहुत ही खास बात है, वो ये है कि इक्वेटर पर अराउंड द ईयर ऑल ईयर, इक्वेटर पर ऑल ईयर राउंड द ईयर हाई टेम्परेचर रहता है। राउंड द ईयर हाई टेम्परेचर रहता है। अभी क्यों होता है इसे हम लोग आगे के स्लाइड्स में समझेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। अच्छा, हम लोगों ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ा है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पढ़ा है 23.5 डिग्री साउथ। इक्वेटर के बारे में भी पढ़ा है 0 डिग्रीज। इसके अलावा हम लोगों ने आर्कटिक सर्कल के बारे में पढ़ा है 66.5 डिग्रीज नॉर्थ। एंटार्क्टिक सर्कल के बारे में पढ़ा है 66.5 डिग्री साउथ। यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल भी है। अब इसमें से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जितने भी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, इसमें से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है केवल यही इंडिया से होकर गुजरता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंडिया से कहां से होकर गुजर रहा है ये और किन स्टेट से होकर गुजरता है। तो सबसे जो पहला स्टेट, अगर हम वेस्टर्न साइड से शुरू करें अरेबियन सी की तरफ से, तो सबसे पहला स्टेट जहां से ये गुजरता है वो है गुजरात। एंड देन देर इज राजस्थान। इसके बाद देर इज एमपी मध्य प्रदेश। चौथा स्टेट है छत्तीसगढ़ सीजी। पांचवा स्टेट है झारखंड। छठा स्टेट है वेस्ट बंगाल। सातवां स्टेट है त्रिपुरा और आठवां स्टेट है मिजोरम। यानी कि टोटल 8 स्टेट्स से होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद करिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश से गुजरता है। और लगभग ये इंडिया को लगभग 2 हिस्से में, हाफ हिस्सों में डिवाइड करता है। आधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे। और ये हमारे 8 स्टेट्स के नाम है ये। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर जो हिस्से आते हैं, जो भी हिस्सा आएगा उसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो हिस्सा आएगा उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। अब ये नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसे हम लोग आगे के स्लाइड्स में समझेंगे। इन स्टेट्स के नाम आप याद रखिए, जरूर एग्जाम्स में आपको ये कहीं ना कहीं काम आएंगे। इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। अब हम लोग लैटिट्यूड्स के इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि लैटिट्यूड्स का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको समझकर हम बहुत सी अपने क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। जैसे कि अभी अभी हमने देखा ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन का नाम सुना। तो इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं हम इनका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझिए, अगर हम इमेजिन करें इधर सन है और सन की रेज आ रही है अर्थ की तरफ। ठीक है, तो हम यहां देख रहे हैं ये क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे कि हम लोग इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। अगर ये जो यहाँ डॉट बने हुए हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दूसरा वाला जो होगा इसे होगा 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पर जो आप देख रहे हैं ये है आर्कटिक सर्कल, जिसकी की वैल्यू होती है 66.5 डिग्रीज नॉर्थ। यहां पर जो आप ये देख रहे हैं ये है एंटार्क्टिक सर्कल, जिसकी की वैल्यू होती है 66.5 डिग्रीज साउथ। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज हैं। अब एक बात देखिए कि जब सन की रेज आ रही हैं, अगर आपने ध्यान दे पा रहे हो, तो ये एरिया कम है। ठीक है, यानी कि सन की रेज कम एरिया में फैल रही हैं। अब यहां पर देखिए वही रेज, उतनी ही रेज को ज्यादा एरिया में फैलना पड़ रहा है। यहां पर देख रहे हैं इसको आप। और तीसरी सिचुएशन ये है कि यहां पर उतनी ही रेस को और भी ज्यादा एरियाज में फैलना पड़ रहा है।
अब आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि तीन बल्ब्स हैं। पहला हो गया ए, दूसरा हो गया बी और तीसरा हो गया सी। अब ए वाला जो बल्ब है वो एक सबसे छोटे साइज के रूम में लगा है। बल्ब का साइज, बल्ब की जो रोशनी करने की कैपेसिटी वो बिल्कुल सेम है तीनों में, बस रूम के साइज अलग हैं। एक में छोटा रूम है, दूसरे में थोड़ा बड़ा रूम है और तीसरे में बहुत बड़ा रूम है। ठीक है, तो बल्ब सेम है, बस बल्ब का साइज अलग है। तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा आपको रोशनी किस वाले रूम में पता चलेगी। तो जो रूम छोटा है, बल्ब का साइज सेम है, उसमें रोशनी हमें ठीक ठाक काफी हद तक पता चलेगी। लेकिन जब वही बल्ब के साथ रूम का साइज बड़ा हो जाएगा तो हमें उसकी रोशनी कम होती हुई पता चलेगी। और जब एक बड़े से हॉल में हम उसी छोटे से बल्ब को लगा देंगे तो हमें बिल्कुल कम रोशनी पता चलेगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है सन की रेस के साथ। अगर सन की रेस उतने ही रेस छोटे से एरिया में फैले तो वो ज्यादा हीट करती हैं। हीट एंड ब्राइट एंड लाइट, हीट एंड लाइट ज्यादा करती हैं। अगर वही उतनी ही रोशनी थोड़े बड़े एरिया में फैलेगी तो लो हीट, लो लाइट। और उतनी ही रोशनी, अगर उतनी ही हीट सन रेज बहुत बड़े एरिया में फैलेंगी तो लीस्ट हीट और लीस्ट लाइट। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, यहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम होगा और यहां पर टेम्परेचर सबसे कम होगा। और यही चीज होता है हमारा लैटिट्यूड का इफेक्ट, लैटिट्यूड का प्रभाव। इक्वेटर के पास साल भर सन की रेज जो है काफी हद तक स्ट्रेट पड़ती हैं और ये साल भर होता है। इस कारण से इक्वेटर के पास जो टेम्परेचर रहता है वो हाई हो जाता है। लेकिन बाकी जैसे जैसे हम हमारे लैटिट्यूड्स का एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे सन की जो एंगल है, इंक्लिनेशन, वो भी बढ़ता जाता है। तो हम जितना अधिक लैटिट्यूड से दूर होते जाएंगे, सन में जो जो हीट का इफेक्ट है, जो सन की रोशनी में हीट का इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। तो लैटिट्यूड बढ़ेगा तो हीट कम होगा। ठीक है, और यही चीज दूसरे साइड भी होता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे सन रे स्लांट होती जाएंगी, यानी कि तिरछी होती जाएंगी। जितना ज्यादा पोल्स की तरफ बढ़ेंगे ये एरिया उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। इस कारण पोल्स पे हम देखते हैं बहुत लो टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर बिल्कुल हर जगह स्नो बिल्कुल रहती है, बिल्कुल। ठीक है, पोलर एरिया आपने सुना होगा, तो यहाँ पर स्नो हमेशा रहती है। तो इसी कारण से यहाँ इतनी ठंडी रहती है क्योंकि सन रेज बहुत ही स्लांट पड़ते हैं, इसलिए टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है। अब यहां पर एक और बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसे कि आप ध्यान दीजिएगा। वो ये है कि सन रेज जो है इस एरिया, सन रेज के जो हाई टेम्परेचर होता है उसका इफेक्ट इस एरिया से इस एरिया, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में सन के हाई रेज, हाई टेम्परेचर का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। और इसी कारण इस एरिया को, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर इसके बाद का जो भी एरिया रहता है, ये यहां से लेकर आर्कटिक सर्किल का, इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेट रीजन, टेम्परेट। ठीक है, ये होता है टेम्परेट। और ये कहलाता है बिल्कुल जो पोल के पास वाला एरिया, ये बोलता है फ्रिजिड, फ्रिजिड रीजन। ठीक है, इसको और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। हॉट जोन एंड टेम्परेट जोन। तो हॉट जोन और टेम्परेट जोन के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये क्या है, अब यहां पे ये जो बीच का एरिया है, ये जो बीच वाला एरिया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन और या फिर टॉरिड जोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां इसकी खास बात क्या है, यहां टेम्परेचर हाई रहता है।
ठीक, टेम्परेचर हाई है क्योंकि सन की रेज काफी हद तक स्ट्रेट पड़ती है, ठीक है, तो इसीलिए क्या है, टेम्परेचर हाई है। अब यहाँ पे ये क्या है, सन की रेज स्लांट पड़ रही है, लेकिन उतनी भी ज्यादा स्लांट नहीं है, इसलिए टेम्परेचर मीडियम रहता है। यहाँ का इसीलिए नाम पड़ा है टेम्परेट जोन, ठीक है। तो टेम्परेट जोन कहां से कहां के बीच में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, ठीक है। आप देख सकते हैं 66.5 डिग्री साउथ, तो ये क्या हो गया, एंटार्क्टिक लैटिट्यूड, ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल, और ये क्या है, आर्कटिक सर्कल, ठीक। तो ये रीजन क्या कहलाएगा, टेम्परेट जोन। और यहां पर सन रेज बहुत ही स्लांट पड़ती है, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, तो इसलिए ये हो गया फ्रिजिड जोन। नाम से ही आप देख रहे हैं बिल्कुल ठंडा जमा हुआ एरिया, ठीक है, फ्रिजिड जोन, ठीक। द टेम्परेचर इज फाउंड मॉडरेट इन टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट, ना तो बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन में क्या होता है, फ्रिजिड जोन में टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। द क्लाइमेट इन द फ्रिजिड जोन इज कोल्ड बिकॉज द सन रेज आर ऑलवेज इंक्लाइंड। सन रेज हमेशा यहाँ पर इंक्लाइंड रहती है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही लो टेम्परेचर रहता है। ये बिल्कुल पोलर आइस एरिया है, ठीक है, पोलर आइस यहाँ होता है, इधर भी और इस तरफ भी। लॉन्गिट्यूड, तो अब हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक। अब हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, बहुत सिंपल रीजन में आप समझिए। जैसे कि अगर हमने एक सर्कल स्फेयर बनाया, यहाँ पे अर्थ का मॉडल बनाया, यहाँ नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। अगर यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल, जो कि इधर ट्रेवल करता हुआ नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे आ रहा है, तो दैट लाइन, ये जो लाइन है, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी लॉन्गिट्यूड। अच्छा, आप ऐसे याद करने में कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी कि लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अगर लाइन लेटी हुई है, ठीक है, लेटी हुई है, तो लैटिट्यूड, और लाइन लंबी सी है ऊपर, लॉन्ग, तो ये लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, शॉर्टकट है। द रेफरेंस लाइन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल, जो उसके अपोजिट साइड होगा, जो ये लाइन ट्रेवल कर रही है, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूड, और इसको भी हम लोग बोलते हैं मरेडियन भी बोलते हैं, मरेडियन लाइंस, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड बाय डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और अच्छा, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड से क्या मतलब है, जैसे कि इससे हम लोग आप यहाँ देख सकते नंबरिंग हुई, 0 नॉर्थ 90 डिग्री, 60 डिग्री। अब ये कैसे होता है मेजर, तो इसको हम लोग आई समझते हैं। होता ऐसा है कि हमने एक लाइन को, एक लॉन्गिट्यूड को हमने नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन। प्राइम का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मेरिडियन, हमने इसको इंपॉर्टेंट मेरिडियन नाम दे दिया। अब हमने इसको हम इस इंपॉर्टेंट कहा, ठीक है। अब इस लाइन से जो भी दूसरी लाइन जितना भी एंगल बनाएगी, हम उसको उतना ही डिग्री मान लेंगे। जैसे कि अगर ये लाइन 30 डिग्री का एंगल बना रही है यहां से, तो ये हो गया 30 डिग्री मेरिडियन, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ देखिए, ये ऐसे 60 डिग्री, फिर 30, ऐसे करते जितना भी एंगल बनाएगा कोई लोकेशन पे मेरिडियन से, वो जो सर्कल होगी, वो जो लाइन होगी, उतने डिग्री मेरिडियन उसका नाम पड़ जाएगा। अब यहां से इस लाइन से दो डायरेक्शन बन सकते हैं, या तो इसके ईस्ट में बढ़ा जा सकता है 30 डिग्री ईस्ट, और या इसके वेस्ट में बढ़ सकते हैं 30 डिग्री वेस्ट। तो यहाँ 30 डिग्री ईस्ट या 30 डिग्री वेस्ट ऐसे ही नाम होता है, ठीक है। अब जैसे कि हम इसको और समझते हैं, यहाँ पे जैसे देखिए प्राइम मेरिडियन की बात करें, तो ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है, इसका की नाम दिया गया है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री। और इसको ग्रीनिच मेरिडियन भी कहते हैं। ग्रीनिच मेरिडियन इंग्लैंड में एक जगह है, जो कि एक ऑब्जर्वेटरी है, जहां से कि खगोल को प्राचीन समय में देखते थे, तो उसी जगह का जो नाम पड़ गया है ग्रीन, तो उस जगह से गुजरने वाली मेरिडियन का नाम पड़ गया ग्रीनिच मेरिडियन, ठीक है, ग्रीनिच मेरिडियन। तो ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी यहाँ पर, तो इस इज लोकेटेड इन द लंदन, इंग्लैंड में ही लोकेटेड, लंदन के पास में, ठीक है। तो इसका नाम पड़ गया ग्रीनिच मेरिडियन, या इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अब इसी को हमने प्राइम मेरिडियन मान लिया, ठीक है। और इससे जो भी जितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है, तो ये हो गया 30 डिग्री, और ईस्ट डायरेक्शन में तो 30 डिग्री ईस्ट, वेस्ट में तो 30 डिग्री वेस्ट, या -30 डिग्री भी ऐसा कर दिया गया है,
ठीक है, तो 30 है तो -30, 60 है तो -60, या इसको ईस्ट भी कहते हैं और इसको वेस्ट। और प्राइम मेरिडियन के बारे में जानते हैं, तो वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, फ्रॉम विच वी कैलकुलेट ईस्ट लॉन्गिट्यूड 180 डिग्रीज एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड 180 डिग्रीज। ठीक है, तो यहां से हम लोग ईस्ट जो है 180 डिग्रीज तक कैलकुलेट करते हैं, और फिर यहां से वेस्ट में भी हम लोग 180 डिग्री तक कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि 0 डिग्री के ठीक अपोजिट है 180 डिग्री। ठीक है, ठीक उल्टा पीछे पड़ेगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जैसे कि आप जान रहे हैं, ईस्ट साइड से भी 180 पे आता है और वेस्ट से भी 180 पे आता है। तो 0 डिग्री मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन के साथ ईस्ट और वेस्ट नहीं लगता है, नहीं तो फिर बाकी सबके साथ ईस्ट और वेस्ट लगता है। जैसे ये 20 डिग्री ईस्ट और ये क्या हो गया 20 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी 20 डिग्री ईस्ट होगी, और ये जो लाइन है ये 20 डिग्री वेस्ट, ये 30 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके द प्राइम मेरिडियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट। अगेन प्राइम मेरिडियन दोबारा जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे कि इक्वेटर करता था, लेकिन इक्वेटर नॉर्थ और साउथ में करता है, और प्राइम मेरिडियन कैसे करता है? ईस्ट और वेस्ट में, द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ये वाला आधा पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा और दूसरा पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो आइए हम लोग लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा और जानते हैं। लाइंस ऑफ 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड आर ऑन द सेम लाइन। तो ये दोनों सेम लाइन पर हैं। ठीक है, आप ये अगर हम देखें टॉप व्यू देखें, यहां हम देखें साइड व्यू देख रहे हैं, तो हमको दिख रहा है ये सर्कल नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आप इनकी नंबरिंग भी यहां देख सकते हैं, नंबरिंग किया गया है। अगर हम टॉप व्यू से देखें, नॉर्थ पोल देखिए हमको दिख रहा है टॉप व्यू से, और यहां से चारों ओर हर तरफ ये लाइंस गुजर रही है, इमेजिनरी लाइन है, तो हर तरफ ये एंगल देखिए, ये 0 डिग्री है। अब यहां से जो 10 डिग्री बना रहा है तो उसका नाम हमने रख दिया 10 डिग्री। अब ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है। ठीक है, तो हमने नाम रख दिया यहाँ पे, ये ईस्ट है और ये वेस्ट, तो हमने यहाँ नाम रख दिया 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, ऐसे करके ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट पूरा जा रहा है। यहां पर क्या है? वेस्ट है, तो ये पूरा अंत तक वेस्ट तक जा रहा है। तो ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूड की नंबरिंग की गई है। अच्छा, यहां पर आप एक चीज और देखिए, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ठीक उल्टा है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इनका ये कहना है कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, चाहे आप ईस्ट से जाइए चाहे वेस्ट से, दोनों एक ही लाइन है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूड है और जो ये लैटिट्यूड्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर हम लोग इतना सारा कुछ इमेजिन कर क्यों रहे हैं? अगर ये इमेजिनरी लाइंस है तो हमने इतनी सारी मेहनत क्यों की है? इसका सबसे बड़ा जवाब है लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन अर्थ। ध्यान दीजिए कि अर्थ एक स्फेयर है, इसका न कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है न ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का पता कैसे लगाएंगे, या हम किसी चीज को अगर हमें लोकेट करना है तो हम कैसे लोकेट करके बता सकते हैं कि कोई जगह या कोई चीज कहां पर है? तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का। लैटिट्यूड्स प्लस लॉन्गिट्यूड्स वो क्या बनाते हैं? अर्थ का ग्रिड सिस्टम बनाते हैं, ग्रिड, GRID। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलके अर्थ का ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। अब जैसे अगर कोई जगह 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है और वो 30 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड पर भी है, यानी कि ये पॉइंट, ठीक है, तो हम उस जगह को बड़े अब आसानी से लोकेट करके बता सकते हैं उसकी लोकेशन क्या है। हम उसकी लोकेशन दे सकते हैं 30 डिग्रीज नॉर्थ, 30 डिग्रीज ईस्ट, ठीक है, या 30 डिग्रीज वेस्ट, जो भी उसकी लोकेशन है। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन यहां पर आ गई। तो इस तरीके से हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जगह की हेल्प से हम लोग किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, इसके अलावा लॉन्गिट्यूड का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि हमें लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम लोग किसी भी जगह के टाइम का पता लगा सकते हैं। टाइम का पता कैसे लगाते हैं? ध्यान दीजिए, अर्थ एक रोटेटिंग स्फेयर है, ठीक है, तो स्फेयर होने का मतलब क्या है कि वहां पर हर तरफ एक साथ ही सूरज नहीं उगता है। एक साइड हमेशा ऐसा होता है जो सन को फेस कर रहा होता है, जिधर की डे होता है, और एक साइड ऐसा होता है जो कि सन से
दूर होता है, और उधर क्या होता है, उधर होता है नाइट। इसी के साथ हर जगह जहां पर दिन है वहां पर एक जैसी सिचुएशन नहीं होती है। कहीं पर नून होता है, तो कहीं पर अभी सनराइज हो रहा होता है, और कहीं सनसेट होने को होता है, और कहीं बीच की कोई भी कंडीशन हो सकती है। जैसे कि अभी हम यहां देखें कि जो पॉइंट इसके सन के बिल्कुल ठीक सामने है, यहां पर इस वक्त कौन समय होगा, नून हो रहा होगा। वहीं ये जो एरिया है, जो कि अब सन से थोड़ा आगे निकल चुका है, तो यहां पर सनसेट होने वाला होगा। ये एरिया अब थोड़ी देर में रात वाले एरिया में चला जाएगा। वहीं ये जो एरिया है, जो अभी घूमकर सन के सामने आने वाला है, ये यहां अभी सनराइज होने को है। ठीक है, तो अर्थ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम हो सकता है, और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी लॉन्गिट्यूड क्या है। एक ही लॉन्गिट्यूड पर पड़ने वाली जगहों पर एक ही समय होता है। जैसे जिस वक्त यहां पर सन फेस कर रहा होगा, उसी ठीक वक्त उसी लॉन्गिट्यूड पर पड़ने वाली दूसरी जगह पर भी सेम नून समय हो रहा होगा। और जहां यहां पर रात हो रही है, शाम हो रही है, तो उसी लॉन्गिट्यूड पर पड़ने वाली दूसरी जगह पर भी वही समय हो रहा होगा। तो एक लॉन्गिट्यूड पर एक ही समय होता है। As the earth rotates from west to east, places located on the east of the Greenwich will lead to Greenwich and the places located on the west will lag behind Greenwich. तो जैसे ही अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है, तो जो जगह ग्रीनिच के ईस्ट में है वो पहले सूरज के सामने आ जाती है, यानी कि वहां सनराइज पहले होता है, दिन पहले होता है। और जो वेस्ट में है वहां वहां पर सनराइज बाद में होता है। तो जो जगह जितनी ईस्ट में होगी वहां पे सूरज पहले उगेगा। इवन अगर आप इंडिया का मैप देखें, तो जो जगह ईस्टर्न साइड में होंगी, ठीक है, वहां पर सूरज पहले उगता है, और जो जगह वेस्टर्न में होंगी वहां पे सूरज देर में उगता है। इसी कारण अगर कहीं पर 8 बज रहे हैं, तो 8 बजे ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में एक साथ सूरज उग जाता है, या 6 बजे अगर सूरज उग रहा है तो 6 बजे ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में एक साथ सूरज उग जा रहा है। हो सकता है कहीं पर 6 बजे उगे और कहीं पर 8 बजे उगे। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो ईस्टर्न साइड होते हैं वहां सूरज पहले उगता है, दिन पहले होता है, और इसी हिसाब से रात भी पहले हो जाती है। और वहीं वेस्टर्न साइड में सूरज बाद में उगता है, दिन बाद में होता है, और रात भी बाद में होती है। The Earth rotates 360 degrees in approximately 24 hours. और अर्थ जो है लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री यानी कि पूरा एक सर्कल घूम के फिर से वहीं पर आ जाता है। इसीलिए 24 घंटे का दिन होता है। टाइम जोन्स, अब इसी के हिसाब से बहुत सारे टाइम जोन बनाए गए, यानी कि दुनिया के सारे देशों में एक सा टाइम नहीं होता है। पूरी दुनिया को बहुत सारे टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और जो देश जिस जोन के पास पड़ता है, या जो जोन उसको सबसे अप्रोप्रिएट लगता है, और वो देश उस टाइम जोन को अपना लेता है और उसको अपना स्टैंडर्ड टाइम बना लेता है। ठीक है, तो हर देश का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है। आइए हम लोग इसको और समझते हैं। अब ये इमेज देखिए, ये इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। अब ये प्राइम मेरिडियन, इसे कि हम लोग 0 डिग्री का नाम दिया हुआ है, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसके ईस्ट में ये सारे देश पड़ते हैं, वेस्ट में इधर के सारे देश पड़ते हैं। अब ये इन देशों ने, जैसे कि 45 डिग्री ईस्ट है, 90 डिग्री ईस्ट है, 135 डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट, फिर ये करते हुए 180 डिग्री वेस्ट तक चलाएगा। अभी दोनों एक ही लाइन है। ठीक है, तो जो देश ईस्ट में होंगे वहां सूरज सबसे पहले उगेगा, सूरज बढ़ता हुआ आगे आएगा, और फिर ये इस लाइन को क्रॉस करेगा, और फिर लास्ट में ऐसे चला जाएगा। तो ये देश जो है यहां पर सूरज पहले उगता है। ऐसे इंडिया की अगर हम बात करें, जो ईस्टर्न पॉइंट है वहां सूरज पहले उगेगा, जो वेस्टर्न पॉइंट है वहां सबसे बाद में उगेगा, और उसी हिसाब से वहां पर रात भी, इवनिंग भी सबसे लास्ट में होगी। अब हर देश अपने हिसाब से एक टाइम जोन को सेलेक्ट कर लेता है कि हम इस टाइम को अपना स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे, जो कि लगभग उस देश के बीच का कोई पोजीशन होती है, और उसी को वो स्टैंडर्ड टाइम के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि आइए हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जानते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट को हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना है, जो कि लगभग मिर्जापुर नामक एक जगह से गुजरता है, लेकिन वो बहुत सी जगहों से गुजरता है। एक इंपॉर्टेंट जगह का नाम बता रहा हूं। अब ये जो मेरिडियन है, ये किन किन स्टेट से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ये इन स्टेट से होकर गुजर रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 स्टेट से IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मरीडियन, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, वहां से होकर गुजरता है। इसका मतलब इस जगह पर जो टाइम हो रहा होगा, हम पूरे देश में वही टाइम मानते हैं। भले ही सूरज यहां पहले उगेगा, लेकिन जिस जगह यहां उग रहा होगा उसी को हम अपना स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। और ध्यान दे तो लगभग ये बीच में सेलेक्ट किया गया है पूरी चौड़ाई के, ठीक है, इसीलिए इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। तो क्या हर देश एक टाइम जोन को अपने लिए सेलेक्ट कर लेता है? देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी देश की ईस्ट और वेस्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी है। जो देश ईस्ट और वेस्ट में बहुत ज्यादा फैला होगा, उसके लिए सिर्फ एक टाइम जोन को अपनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी आप इंडिया के ही केस में देखिए, यहां पर लगभग, और ये जो पॉइंट है ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट के बीच में लगभग 2 आवर्स का डिफरेंट है, 2 घंटे का। यानी कि सूरज यहाँ 2 घंटे पहले उगता है और 2 घंटे बाद में, ये जगह लगभग बीच में आती है। तो यहां से आप कह सकते हैं 1 आवर का डिफरेंस है। तो अगर जो लोग इस लाइन पर, जो लोग या इसके आसपास होंगे, अगर उनके लिए सूरज 6 बजे उगेगा, तो यहां पर 1 घंटा पहले उग चुका होगा, यानी कि लगभग 5 बजे। और उसी तरीके से यहाँ 1 घंटा बाद उगेगा, लगभग 7 बजे। तो यानी कि 7 से 5 लगभग यहाँ 2 घंटे का डिफरेंस आ चुका होगा। तो अगर इस लाइन के आसपास के जो लोग कहेंगे कि सूरज 6 बजे उगेगा, तो यहाँ वाला व्यक्ति कहेगा ये तो झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि सूरज तो 7 बजे उग रहा है। लेकिन फर्क, दिक्कत क्या है? दिक्कत है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की वजह से, क्योंकि दोनों ही सच बोल रहे हैं, लेकिन इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की वजह से ये फर्क आ जाता है। लेकिन अगर यही ईस्ट और वेस्ट की जो चौड़ाई ये बहुत ज्यादा होती, तो इसके बाद फिर क्या होता? तो फिर एक स्टैंडर्ड टाइम को चूज करना मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि अभी भी इंडिया में एक और स्टैंडर्ड टाइम की मांग होती, जिसे कि ये जो कि लाइन लगभग यहां से कहीं गुजरती है, कुछ लोग ऐसी मांग करते हैं कि एक और स्टैंडर्ड टाइम बना दिया जाए। लेकिन जो देश वास्तव में बहुत बड़े हैं इनके ईस्ट और वेस्ट में, तो उनके लिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम चूज करना मुश्किल होता है। ध्यान दीजिए, नॉर्थ और साउथ के एक्सटेंट, लंबाई या चौड़ाई से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ईस्ट और वेस्ट की एक्सटेंट से। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ में पड़ने वाली सारी जगहों की मेरिडियन टाइम जो है सेम होती है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अभी हम लोग एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये जो है एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम्स लिए गए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये रशिया का है, ठीक है। अगर आप रशिया को देखें तो यहाँ कितने स्टैंडर्ड टाइम है? देखिए, मॉस्को, ये देखिए यहाँ पे कलिंगराड, कलिंगराड में एक स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है, ठीक है, ये टाइम जोन है, इनका एक टाइम जोन है। फिर मॉस्को में दूसरा, फिर यहाँ पर ये तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। तो टोटल 11 टाइम जोन्स, 11 टाइम जोन्स यूज करता है रशिया। क्यों? क्योंकि उसका ईस्ट और वेस्ट की जो एक्सटेंट है, जो विस्तार है, जो फैलाव है ईस्ट और वेस्ट का, वो बहुत ज्यादा है। एक टाइम जोन अगर वो सेलेक्ट करता, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में बहुत बड़ा अंतर आ जाता, लगभग 12 आवर्स का अंतर आ जाता, जो कि बहुत ज्यादा होता। जब यहाँ के लोग कह रहे होते 8 बज रहा है, तो इनके लिए सुबह 8 बजे सूरज डूब उग रहा होता, और इनके लिए सुबह 8 बजे सूरज डूब रहा होता। तो ये अंतर बहुत ज्यादा हो जाता, काम करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए 11 टाइम जोन्स बन गए। अच्छा, एक देश और है जिसे कि हम लोग चिली के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग मैप में देखेंगे, तो वो देश भी बहुत, वो साउथ अमेरिका में है। वो देश ऐसे लंबा सा फैला हुआ है, उस देश का भी फैलाव बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी उस देश ने एक ही टाइम जोन सेलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि उसका जो फैलाव है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है, और रशिया का फैलाव किस में है? ईस्ट और वेस्ट में। तो टाइम जोन की दिक्कत तभी आती है जब ईस्ट और वेस्ट में फैलाव हो। अगर नॉर्थ साउथ में फैलाव होता है, तो वो एक ही लैटिट्यूड पे, एक ही लॉन्गिट्यूड पर पड़ता है, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं आती उससे कोई। ठीक है, तो आपने देख लिया
कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है। लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस है किसी भी जगह के टाइम को डिसाइड करने में, ठीक है। तो टाइम जोन डिसाइड होते हैं लॉन्गिट्यूड से, और लैटिट्यूड से भी आप देख सकते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस है किसी भी जगह का टेम्परेचर या फिर कहिए क्लाइमेट डिसाइड करने में, ठीक है। अगर वो 0 डिग्री इक्वेटर के पास होगा तो वहां का गर्म क्लाइमेट होगा, इक्वेटर से जितना ही दूर होता जाएगा उसका क्लाइमेट उतना ही ठंडा होता जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझिए, इसको मैं आपको एक और मैप से दिखा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, हम देखते हैं कि ये 0 डिग्री, हमने पहले भी देखा हुआ है, ये 0 डिग्री ग्रीनिच मेरिडियन है, ये 180 डिग्री मेरिडियन है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो इसके इधर ईस्ट साइड में यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फेयर है और दूसरी तरफ वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। तो जब भी सूरज कोई दिन शुरू होता है तो जितना ईस्ट में जाएंगे वो उतना ही पहले शुरू होता है। तो दिन की शुरुआत, किसी भी डेट की शुरुआत यहां से होती है, बिल्कुल इस पॉइंट से, ठीक है। 180 डिग्री के ईस्ट साइड में, बिल्कुल यहां पे, ठीक है। तो 180 डिग्री के ईस्ट साइड में जब सूरज पहली बार उगता है तो हम लोग कहते हैं इस धरती पर नए दिन की शुरुआत हो गई, ठीक है। फिर वो घूमते हुए ईस्टर्न साइड से आता है घूमते हुए सूरज, फिर यहाँ आता है, फिर घूमते घूमते तो यहाँ पे उसको 12 आवर्स लग जाते हैं, फिर घूमते घूमते यहाँ आता है, फिर लगभग उसको 24 आवर्स हो जाते हैं। उसी पॉइंट से धरती का चक्कर ये पूरा करते हुए धरती को यहाँ पर 24 आवर्स हो जाते हैं। तो एक्चुअली सूरज नहीं घूम रहा है बल्कि अर्थ घूम रहा है, देखने में ऐसा लगता है कि सूरज घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ 24 आवर्स हो जाते हैं। तो यानी कि अगर मान लीजिए 1 जनवरी को ये यात्रा शुरू हुई तो ये चलती यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर 2 जनवरी होने का टाइम है, तो जैसे ही सूरज इस लाइन को क्रॉस करेगा अब डेट चेंज होगी, क्या हो जाएगी, 2 जनवरी। तो ये जो 180 डिग्री मरीडियन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। यही वो लाइन है जिसको क्रॉस करते ही डेट चेंज हो जाती है। अब इस लाइन को हम लोग मैप में भी देख सकते हैं। अब इस लाइन को मैप में हम लोग देखते हैं, ये होता है IDL। अब ध्यान दीजिए, जो ग्रीनिच मेरिडियन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी 0 डिग्री, लेकिन IDL या 180 डिग्री जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश को क्रॉस नहीं करती। अब सोचिए कैसा हो कि अगर कोई देश हो, उसके बीच से लाइन गुजर जाए और उसके कुछ हिस्सा का एक दिन पीछे हो और कुछ हिस्सा एक दिन आगे हो, ठीक है, तो वो गड़बड़ होगी। इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है कि किसी भी देश को ये क्रॉस ना करे और देश को क्रॉस करने से बचे, ठीक है। तो यहां पर इसको बोलते हैं IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके ये वेस्ट साइड हो गया और इसके ईस्ट साइड इधर हो गया, ठीक है। तो इसके जैसे ही क्रॉस करता है डेट चेंज हो जाती है। यहीं पर जब जब भी डे यहाँ, यानी कि जैसे ही सुबह होगी या जैसे ही मिड नाइट में ये सूरज इधर क्रॉस करेगा तो यहाँ पर डेट चेंज हो जाती है। तो न्यू डेट की शुरुआत यहीं से होती है। तो सबसे पहला जो धरती पर जो सनराइज होता है वो इस पॉइंट पे माना जाता है, इसके ईस्ट में। फिर इसके बाद यहाँ पर ये ऐसे चलता है। मुझे पता है कि ये वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आपको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना जरूरी था। तो आई होप आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो कि क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपकी सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। थैंक यू।